आइए बेटा, नमस्कार। नमस्ते सर। बहुत ही बढ़िया है आपका ऑफिस। आज हम आए हैं तो हमें अच्छा लगा। जी आपसे आइए, मिलके। स्वागत है। बैठिए। आप बैठिए सर। दोस्तों, हकीकत के पन्नों से आज मैं प्रीति एक बार फिर आपका स्वागत कर रही हूँ। और आज हम मिलने जा रहे हैं ऐसी हस्ती से जिन्होंने रंग कर्म के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य किया है, या कहूँगी बहुमुखी प्रतिभा के धनी संजय पटेल जी आज हमारे साथ हैं। और हकीकत के पन्नों पर आज हम जानेंगे उनके जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं को। रंग कर्म कहूँ, संचालन कहूँ, एंकरिंग कहूँ, बहुत सारे शब्द हैं। मेरे पास इतने नहीं हैं। संजय जी के पास बहुत सारे शब्द हैं जो वो उन्हें बताएंगे। और आज हम जानेंगे कैसे उन्होंने इस प्रोफेशन के साथ साथ कार्यक्रम मैनेज करना, संयोजन करना, एंकरिंग करना एक शुरुआत की अपने जीवन में, जो बहुत ही मुश्किल होती है। आज इन सभी खूबियों को हम उनसे जानेंगे। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार। हकीकत के पन्नों में आपने मुझे शामिल किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक जो यात्रा रही है आपका जो प्रोफेशन है, एडवर्टाइजिंग के क्षेत्र में जो आप आए हैं, वो एक शुरुआत हम जानना चाह रहे हैं। फिर बतौर रंगकर्मी भी आपने बहुत अच्छा काम किया है, तो वो सारी चीज़ें कैसे आपके जीवन में शुरू हुई, उस यात्रा को हम जानना चाहेंगे आपसे। प्रीति, एडवर्टाइजिंग में आने की वजह तो थोड़ा सा बगावती तेवर था। पिताजी जाने माने कर सलाहकार थे और वो चाहते थे कि मैं उसको फॉलो करूं, लेकिन शुरू से ऐसा लग रहा था कि कुछ रूटीन से हट कर कुछ किया जाए और अपनी एक खुद की पहचान बने। तो मैं एडवर्टाइजिंग में ख़ास करके जो भाषा का जो प्रयोग होता है उसको लेकर मेरे मन में एक सजगता थी कि इसको और बेहतर बनाया जा सकता और अच्छा किया जा सकता। तो 1983 में मैंने अपनी एडवर्टाइजिंग एजेंसी की शुरुआत की। उसमें माँ का बड़ा सहयोग था। उन्होंने 10,000 रुपये की छोटी सी पूंजी मुझे दी और कहते हैं कि रेस्ट इज़ द हिस्ट्री। तो मैं अपने, जैसे कहते हैं, अपने पैरों पर खड़ा हो गया। यानी आजकल जो बात, बहुत एक शब्द बड़ा लोकप्रिय हो गया, आत्मनिर्भर भारत। तो मतलब मैं शुरू से ही इस काम को, हालांकि मैं ये बहुत जिम्मेदारी के साथ और बहुत ईमानदारी के साथ स्वीकारना चाहूँगा कि मेरे परिवार, ख़ास करके मेरे पूज्य पिताजी का, मेरे हर काम के अंदर, चाहे वो मेरी प्रोफेशनल समस्याएं हों या उसमें सफलताएं हों, उसमें उनका हमेशा एक पीछे से एक योगदान रहा है। आत्मनिर्भरता की बात आपने बहुत ही अच्छी कही। और जैसा आपने बताया कि इस प्रोफेशन में आपने हिंदी को भी बहुत महत्व दिया, तो कितनी डिफ़िकल्टीज हुई। इंग्लिश, एडवर्टाइजिंग शब्द ही इंग्लिश है, उसमें हिंदी को लाना, एक वर्चस्व हिंदी का जमाना, वो बहुत मुश्किल होता है। तो क्या क्या समस्याएं आपको भी देखनी पड़ी इसमें? नहीं, समस्या नहीं है। ये हमारा जो अंचल है इंदौर, पत्रकारिता की नर्सरी कहा जाता है, और हिंदी भाषी लोग हमारी, और हमें इस बात पर फ़ख्र है कि हमारे अंचल की जो हिंदी बोली जाती है, इसमें आंचलिकता का प्रभाव। इंदौर की हिंदी आप कहीं भी, इंदौर का नमकीन भी कहीं पहचान में आ जाता है, और इंदौर की हिंदी भी कहीं ना कहीं पहचान में आ जाती है कि इंदौर में कैसी बोली जाती है। अब एक अलग बात है कि आजकल कुछ अलग अलग लहजा डेवलप करके और इसके कुछ इसकी हंसी ठिठोली भी की जा रही है और इंदौरी भाषा का, लेकिन वो थोड़ा सा मुझे नागवार गुजरता वो कुछ लोग इस तरह से। लेकिन ज़्यादातर लोग हमारे यहाँ तो बहुत अच्छी हिंदी बोली जाती रही है, और 100 साल पुरानी हमारे यहाँ तो मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति जैसी बड़ा संस्थान हमारा है जिसकी अपनी ख्याति है। तो हिंदी अपने यहाँ बहुत अच्छी बोली जाती है। तो मेरा शुरू से मेरा शिक्षण हिंदी माध्यम से ही हुआ। पिताजी वरिष्ठ कवि श्री नरहरि पटेल होने से घर में साहित्यकारों का आना जाना रहा, तो ज़बान और उर्दू वालों का भी आना जाना रहा। तो ज़बान के मामले में एक सतर्कता परिवार में मिलती थी। तो उसको लगा कि इसको प्रोफेशनली भी यूज़ किया जाए। अच्छे पहले जो विज्ञापन लिखे जाते खुल गया खुल गया खुल गया, कल से शुभारंभ, तो मैंने उसको अलग तेवर और अलग रंग देने की कोशिश की, और धीरे धीरे लोगों को समझ में आया कि ये एक एड एजेंसी है जो अलग तरीके से बात को कह रही है, और धीरे धीरे काम चल पड़ा। एक जो संचालन का दौर था, लोगों से मिलना, और कई बड़े देश के कई बड़े नामी हस्तियों से आप मिल चुके हैं, वो कैसा अनुभव रहा और कैसे शुरुआत हुई इसकी एंकरिंग? बेसिकली मैं एक बहुत ही संकोची एक बच्चा था घर का, तो उसको संकोच को तोड़ने के लिए पिताजी चूंकि वरिष्ठ रंगकर्मी रहे, तो उन्होंने मुझे नाटकों में, लिटरली ये शब्द थोड़ा अभी अच्छा नहीं लगता, लेकिन उस वक्त धकेला उन्होंने मुझे कि तुम जाओ नाटक करो तुम। तो करना शुरू किया, और उससे एक आत्मविश्वास डेवलप हुआ। बड़े कलाकारों के साथ मंच पर कैसे एंट्री लेना, नाटक में
उसकी लाइन के बाद अपनी लाइन और अपनी लाइन सही लाइन तो फिर अगले वाले की सही लाइन, उसकी कंटिन्यूटी होती है। तो उससे एक आपको एक सजगता, एक मानसिक सजगता आती है, तो वो विश्वास मिला। फिर वो टाइम टेकिंग काम था, रिहर्सल में जाना, डायलॉग याद रखना, सब करना, वो थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो मैंने कहा कि एक जगह खाली थी, तो जाने माने हिंदी क्रिकेट कमेंटेटर श्री सुशील दोषी ने मुझे एक कार्यक्रम में सुना और उन्होंने कहा कि इंदौर में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की एंकरिंग का एक इलाका ज़रा खाली है, आप इस पर ज़रा ध्यान देंगे तो आपको इसमें पहचान मिलेगी। तो मैंने कोशिश की, छोटी छोटी महफिलों में, छोटी गज़ल की महफिल, संगीत प्रतियोगिता में, इंदौर में गरबा प्रतियोगिताएं बहुत होती थी, उसमें लायंस, लियो, रोटरी, जेसीज, इनके कार्यक्रम होते थे, जायंट्स के, उसमें कोई सम्मेलन का संचालन कर दिया। तो धीरे धीरे मिलता जुलता कुछ भी नहीं था उससे, लेकिन ये होता था कहीं उस समय के लोकप्रिय अखबारों में के नाम आ जाता, संचालन संजय पटेल ने किया, तो वही दिन बनाने के लिए मतलब बहुत बड़ी खुशी होती थी। धीरे धीरे पहचान बनती गई। वाह, मतलब बहुत ही काम किया आपने, खूब किया और खूब दौड़ के किया। साइकिल पर जा जाकर, लूना पर जा जाकर, स्कूटर पर देर रात तक कार्यक्रमों से ठंडी रात में लौट कर 80s के बाद में धीरे धीरे 83, 84 आते आते जब लता अलंकरण शुरू हुआ, जिसमें बड़े कलाकार आना शुरू हुए और उसमें बड़ा शासकीय तरीके की एंकरिंग हुआ करती थी, बड़े प्रोटोकॉल वाली, उसको मैंने थोड़ा सा तोड़ करके अच्छे शब्दों को, उसमें एक हमारे अग्रज थे जो भोपाल से आते थे, मुकेश थॉमस, उनकी बड़ी बेहतरीन आवाज़ थी और बहुत अच्छे शब्दों का चयन करके वो बात को कहते थे। तो वो उन्होंने भी उसको, उस जो सरकारी तंत्र के जो आयोजन में जो एंकरिंग होती थी उसको उन्होंने ब्रेक किया था। लता अलंकरण में उन्होंने अलग एक तेवर दिया था। तो मुझे जब वो विदेश जब चले गए और इंदौर में लोकल ये इवेंट था, तो लोकल एक एंकर पर्सन ढूंढा गया, तो मुझे उसमें मौका मिला और करीब 24-25 बरस से मैंने तकरीबन खयाम साहब, मेहदी हसन, उसके बाद में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आर.डी. बर्मन, सोनू निगम, हरिहरन, भूपेंद्र हजारिका, कल्याण जी आनंद जी, इलिया राजा, एस.पी. बालासुब्रमण्यम, पूरी एक लंबी लिस्ट है जिनके साथ में मैंने स्टेज शेयर किया। इतने नाम आपने शेयर किए, तो यादें भी कहीं बहुत जुड़ी होंगी इनके साथ। कुछ ऐसे किस्से, कुछ आपको खयाम साहब से या जगजीत सिंह जी से ऐसे कोई कमेंट मिले हों जो हमेशा याद रहते हो कि हाँ, वो मुलाकात हमेशा जीवन भर याद रहेगी? हाँ, पंचम दा के साथ में एक बहुत अच्छी याद है। तो पंचम दा की तबीयत ख़राब हुई थी, वो बाईपास सर्जरी कराकर लंदन से आए थे और लता अलंकरण की घोषणा हुई और ये कोई ऐसी घटना हुई थी देश में जिससे कि वो कार्यक्रम एक आध दिन टल रहा था। फिर वो मुख्यमंत्री के विशेष विमान से उनको इंदौर लाया गया। तो वो आने के बाद में यहाँ होटल शिवाय में ठहरे थे और दिन में उनसे मुलाकात हुई। तो मेरी जब उनसे मुलाकात हुई तो जब कि आज शाम को प्रोग्राम कैसे करेंगे, क्या बोलना है, आप कब गाएंगे, आप कब आएंगे, तो थोड़ा बातचीत करने के लिए मैं गया था। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि मतलब हालांकि वो एक कॉम्प्लीमेंट था, थोड़ा सा उसको याद करके बस खुश हुआ जा सकता है, लेकिन उस पर बहुत गंभीरता से मैंने काम नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि आप जिस तरह से बोल रहे हैं और जिस तरह से मेरे से बात कर रहे हैं, तो आप यहाँ इंदौर में कितना कुछ कर पाते हैं। मैंने कहा साल भर में 8-10 कोई कार्यक्रम होते हैं, उनमें मैं कर लेता हूँ, मंच पर आता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, आप जिस ज़बान में मुझसे बात कर रहे हैं तो आप यहाँ से निकलिए और मुंबई जैसे, दिल्ली जैसे ख़ास करके मुंबई जैसे शहरों का रुख कीजिए, तो आपको वहाँ पर काफ़ी काम मिलेगा। वॉइस ओवर्स के काम मिलेंगे, फिल्म इंडस्ट्री में थोड़ा बहुत, तो फिल्मों में मैंने कहा मुझे फिल्मों में रुचि नहीं, तो बोले वॉइस ओवर्स के काम मिलेंगे, कुछ जर्नलिज्म का काम देखिए। लेकिन वो प्रीति एक बात है कि वो जो अपने शहर के साथ में जो एक परिवार के साथ में जुड़ा और जिस शहर को अब लोग बोलने लगे कि बहुत अच्छा शहर, ये शहर तो हमेशा से अच्छा था, तो वो शायद वो कुछ साहस में नहीं कर पाया निकलने का। तो वो हुआ। फिर एक कॉम्प्लीमेंट यशुदास से बहुत अच्छा मिला था। तो वो दक्षिण भारतीय, केरला उनकी मतलब मातृभाषा है। तो उन्होंने लता अलंकरण में आए गाने के लिए, रात को मैंने प्रोग्राम की एंकरिंग की, तो सुबह उनसे मुलाकात थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप जो रात को मेरे बारे में आप जो मुझे बोल रहे थे, तो आपने मेरे इंट्रोडक्शन में जो बात कही थी, तो ये बात उन्होंने अंग्रेज़ी में कही थी, मैं भी अपने श्रोताओं के लिए, दर्शकों के लिए हिंदी में कह रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि आई नीड दैट स्क्रिप्ट, डू यू हैव दैट स्क्रिप्ट, वो स्क्रिप्ट आपके पास में है क्या जो आपने मेरे बारे में कहा था? तो मैंने कहा हाँ है, बट मैंने कहा सर इट इज़ इन हिंदी। ओके, यू गिव इट टू मी, आई विल गेट इट रिटन इन रोमन। मैं उसको रोमन में लिखवा लूँगा, क्योंकि मेरे बारे में ऐसा किसी ने कहा नहीं। सो आई वॉन्ट टू प्रिजर्व इट विथ मी, कि मैं इंदौर गया था, मैंने पहला एक हिंदी बेल्ट में एक बड़ा प्रोग्राम कल रात को किया, और आपने जो मेरे लिए कहा वो मैं अपने पास रखना चाहता हूँ।
तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि इतना बड़ा कलाकार और एक प्रोग्राम देने का, अवार्ड नाइट में कौन ध्यान दे पाता है। अपना अवार्ड लिया, 2 लाख रुपए का चेक लिया और अपना प्रोग्राम दिया और अपने होटल में पहुंच गए। लेकिन कुछ कलाकार कुछ विलक्षण होते हैं, तो वो कागज़ उन्होंने मुझसे मांगा था, तो वो मतलब बहुत मुझे संकोच भी हुआ था, पर मैंने कहा नहीं, इतना बड़ा कलाकार अगर अपना लिखा हुआ मांग रहा है, तो मेरी हैंडराइटिंग की वो स्क्रिप्ट मैंने उनको दी थी। तो मुझे लगता है कि वो मैंने उनको दिया, लेकिन उनसे मुझे कितना कुछ, वो क्षण जो है वो बहुत विरल क्षण, मैं उसको भूल नहीं सकता। वाकई क्षण है वो जो नहीं भूला जा सकता। जैसे आपने एंकरिंग की, इतने बड़े कलाकार भी आए, कई छोटे लोग भी जुड़े, लेकिन कहते हैं कि आप जब बोलने जाते हैं स्टेज पे तो हर चीज़ के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। रंग कर्म तो फिर भी आपके परिवार से जुड़ा, तो उसके संबंध में आपको थी जानकारी, लेकिन संगीत हुआ और दूसरी विधाएं हुई, उनके बारे में जानकारी जुटाने में आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती थी? घर में वातावरण तो सांस्कृतिक वातावरण तो था, हमारे घर में संगीत, कविता, नाटक, रेडियो, ये सारी चीज़ें थी। लेकिन ये जो एंकरिंग वाला जो काम था, जिस चुनौती को मैंने एक्सेप्ट किया, आपको सच बता दूं, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ आज, शुरू में तो मैं करता था तो घर पे बताता भी नहीं था कि आज मैं उस कार्यक्रम में गया था, क्योंकि डांट भी पड़ती थी कि कहाँ भटकते रहते, इनसे होता जाता क्या। लेकिन मुझे लगता था कि ये काम बहुत इंटरेस्टिंग है, कलाकार से मिलना, बात को प्रेजेंट करना, फिर कार्यक्रम करने के लिए, कार्यक्रम सुनने के लिए ऐसे ही जाना, वो हो नहीं पाता। लेकिन जब आपको एंकरिंग करने के लिए कोई कहता था कि आज आपको एंकरिंग करनी है संजय भाई, तो फिर जाना भी पड़ता है। तो वो जो जाने का एक अतिरिक्त एक ये होती थी कि एक जिम्मेदारी होती थी, तो उस बहाने कई कलाकारों को सुनने का मौका मिला। शोभा गुर्टू को सुना, गिरिजा देवी को सुना, कई नामचीन हस्तियों को सुनने का मौका मिला, जो ऐसा अगर मैं एंकरिंग नहीं कर रहा होता तो ठीक है अब सुनते जाएंगे। पंडित जसराज जी को सुना, पंडित रविशंकर जी को सुना, इन सब लोगों को सुना। तो इस बहाने इन कार्यक्रमों में आप जाने आने लगते हैं। तो वो मुझे लगता था शुरू में लगा यार तुमने सब किया तो उससे कुछ मिला तो नहीं। अरे तो इन कलाकारों, बिस्मिल्लाह खान साहब के साथ में, जैसे मैं अभी आपके साथ बैठ के बात कर, 2 भारत रत्नों के साथ, बिस्मिल्लाह खान साहब के साथ, पंडित भीमसेन जोशी के साथ ऐसा स्टेज शेयर करके बात को कहना और उसमें उपस्थित होना बहुत बड़ी बात थी। आपसे एक सवाल मेरा और बनता है, आपने बताया इतनी सारी विधाओं की जानकारी आपको है, आपके पिता नरहरि पटेल इतने समाज के वरिष्ठ व्यक्ति हैं, वरिष्ठ कवि हैं, आप एक पिता के आगे एक बेटे की पहचान बनाना कितना डिफिकल्ट रहा आपके लिए, कितना मुश्किल रहा वो? क्योंकि नरहरि जी की जो पहचान है वो आज भी वैसी ही है जैसी बनी हुई थी। उस पहचान के साथ साथ अपनी पहचान को बनाना, मैंने थोड़ा उसको मतलब बचा कर रखा। मतलब मैंने सोचा कि जब तक आप स्वतंत्र रूप से कुछ नहीं करते, अच्छा होता क्या है कि आप जब कुछ किसी का नाम यूज़ करके जब आप अपेक्षा पे खरे नहीं उतरते तो लोग फिर कंपैरिजन किया, यार उनके पिताजी तो बहुत अच्छा बोलते थे ये। तो मैंने उस शिनाख्त को मैंने थोड़ा बचा कर रखा। और फिर आप ठीक कर लेते तो अच्छा, और आपका बैकग्राउंड क्या है? तो मैंने कहा सर घर में था। कौन आपके पिताजी? श्री नरहरि पटेल। और यार तुम उनके लड़के हो? यार हम तो उनको बरसों से जानते हैं, ये आवाज़ तो हमने रेडियो पर बहुत से। तो इस तरह से कॉम्प्लीमेंट मिलते गए। लेकिन मैंने कोशिश की कि ख़ास करके एडवर्टाइजिंग में या लिखने पढ़ने में एक अपना रास्ता खुद बनाने की कोशिश, और पगडंडी से चला और धीरे धीरे वो एक रास्ता बनता गया। बिल्कुल सही बात कही आपने, और बहुत ही बढ़िया और मोटिवेटिव बात कही आपने। देखिए, आपने सुना संजय पटेल जी को, उन्होंने बताया आत्मनिर्भरता कैसे अपने अंदर लाई जा सकती है, कैसे पगडंडी से चलकर एक रास्ता खुद के लिए बनाया जा सकता है। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ आप लोगों से कि उनके जैसे खुद को आत्मनिर्भर बनाइए, सकारात्मकता के साथ चलिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, और संजय पटेल जी की संचालन को, एंकरिंग को देखते रहिए, उनसे जुड़ते रहिए और देखते रहिए हकीकत के पन्नों से।